हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जितने भी हमने ट्रांसलेशन के इतने 10, 11, 12 कितने वीडियो बन गए हैं उस सब का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। और हम एक छोटा सा एक्सरसाइज लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप वाक्य को ट्रांसलेशन कर पाएँ वो आप सीखेंगे। उन सबसे पहले वही बात कि आपको शब्द रूप और विभक्त इसके क्रिया के रूप याद होने चाहिए, लकार आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसके बाद आप इनका प्रयोग करेंगे और रूल्स को समझेंगे, आप आसानी से ट्रांसलेशन को कर पाएंगे। तो ये हमारा ट्रांसलेशन का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम आपके लिए वाच्य का वीडियो बनाएंगे, जिसमें वाच्य की बेसिक नियम और बेसिक ट्रांसलेशन आपको किस तरीके से करना चाहिए, वाच्य परिवर्तन वो बताएंगे। तो ये सिर्फ एक्सरसाइज के लिए वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ पढ़ते हैं तो ईजिली हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, चाहे षष्ठी विभक्ति का है, पंचमी का है, चतुर्थी का है। लेकिन जब हम मिक्सिंग में पढ़ते हैं तब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है वाक्य को, वो हम सीखेंगे। तो एक वाक्य है सिंपल सा, समुद्र का पानी खारा होता है। सिंपल वाक्य है, समुद्र का पानी खारा होता है। सबसे पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द टाइम। सेंटेंस, वाक्य का जो काल है, टाइम है, वो क्या है? तो सिंपल है, प्रेजेंट टाइम है। भाई एक क्या सा बोलता, अफर्मेटिव वाक्य है, मतलब ये सत्य है कि समुद्र का पानी खारा होता है। ठीक, अब इसमें कर्ता और क्रिया को ढूंढते हैं सबसे पहले। इसमें क्या कोई कर्ता है, क्या कोई क्रिया है? तो समुद्र का पानी खारा होता है एक अफर्मेटिव वाक्य है जिसमें कोई एक्शन या कुछ नहीं हो रहा है, एक बात बताई जा रही है आपको। तो सिंपल है, इसमें कोई क्रिया वगैरह कुछ नहीं है। होना, होता है, होना है, ये अंडरस्टूड हो जाता है कई कई स्थितियों में, तो उसके लिए अलग से क्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर समुद्रस्य क्यों आया, का के की नेक्स्ट हमारा जो लेवल होता है वो क्या है? कारक चिन्ह को आइडेंटिफाई करना। तो कारक चिन्ह में कौन कौन सा लिखा है? का। तो का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है? षष्ठी विभक्ति में होता है, का के की में। ठीक है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो किस में लगेगी? समुद्र में लगेगी। तो समुद्र का जब हम षष्ठी विभक्ति का रूप बनाएंगे, प्रथम विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन का, तो क्या बनेगा? समुद्रस्य। पानी को जल बोलते हैं, जलम। खारा होता है, खारे को मतलब जिसमें नमक होता है, नमकीन जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? लवण। तो लवणम। पानी में जल लिखेंगे सिर्फ, या जला लिखेंगे, या जलम लिखेंगे? देखिए हम इसको यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पर 3 शब्द बन के आ रहे हैं जल के लिए। जल सिंपल, जिसमें ना कोई ऊपर बिंदी है ना साइड में बिंदी है। जलम, जिसमें ऊपर बिंदी है, और जला, जिसमें पीछे विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, जलाह, जलम और जल सिंपल, जलम और जला, इन तीनों में से कौन सा प्रयोग करेंगे और क्यों प्रयोग करेंगे? देखिए जब हम किसी भी संस्कृत का रूप लिखते हैं तो हम उसको शब्द रूप के हिसाब से लिखते हैं। जल जो है वो फल के हिसाब से चलने वाली चीज़ है। फल मतलब कि नपुंसकलिंग का जो फल है वो। अब फल के रूप क्या है? फलम, फले, फलानि। फलम प्रथम विभक्ति एक वचन, फले, फलानि। तो जल तो एक वचन में ही आ रहा है, तो फलम। तो ऐसे ही जलम, नॉट अ जल और नॉट अ जला, जलम। अब जलम क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि दिस इज द कर्ता कारक, सॉरी कर्म कारक, कर्म कारक का है। कर्म कारक क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही पानी है, तो इसीलिए यहाँ पर कर्म कारक लग गया। ठीक है, समुद्र का पानी खारा होता है, ये एक अफर्मेटिव वाक्य है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई क्रिया नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये वाला वाक्य मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ये षष्ठी विभक्ति मैंने यहाँ लिख दिए हैं, षष्ठी विभक्ति का है ये वाक्य। सिंपल, आप इसको जब आप इनकी प्रैक्टिस करें तो इसको देख के नहीं करें, आप सिंपल वाक्य लिखिए और उसको अपने लेवल पर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं सीक्वेंस बता रही हूँ कि कोई भी वाक्य सबसे पहले आए तो क्या देखें। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। सबसे पहले वाक्य देखना है कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो ये प्रेजेंट एक अफर्मेटिव वाक्य है। फिर दूसरा देखना है इसमें कर्ता और क्रिया, तो ये भी अफर्मेटिव वाक्य हो रही, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ये सभी को पता है। फिर इसमें जो कारक है वो कौन सा है? तो यहाँ पर मैं कारक दिखाई दे रहा है। तो मैं जो कारक है वो कौन सी विभक्ति होती? तो वो सप्तमी विभक्ति होती है। क्या सप्तमी विभक्ति में ये लगेगा? श्रेष्ठ शब्द आ गया है, मतलब निर्धारण हो रहा है। तो सप्तमी विभक्ति का रूल्स में हमने पढ़ा है कि हाँ, जहाँ पर निर्धारण की बात होती है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किस में होगा? नदियों में। नदियाँ जो है वो एक वचन है,
सबसे पहले अब ये नदी में आ गए हम। अब नदी का हमें वचन देखना है, मतलब कि सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म देखना है कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। तो नदियों लिखा है तो बहुवचन है, तो किसका बहुवचन? नदी का बहुवचन। तो नदी का बहुवचन बनाने के लिए नदी के रूप आपको आने चाहिए। नदी का प्रथम विभक्ति का बनेगा कि सप्तमी विभक्ति का बनेगा? तो सप्तमी विभक्ति का बनेगा, क्योंकि कारक जो है सप्तमी विभक्ति का लगा हुआ है, तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आ गया। नदी नाम गंगा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ ऐसे ही कैसा आएगा? ये अव्यय जैसी चीज़ें होती हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो नदी नाम गंगा श्रेष्ठ है। गंगा में कौन सा रूप लगेगा? गंगा जो है प्रथम विभक्ति एक वचन ही चलेगा, ठीक है। ये कर्ता कारक के का ही रूप चलेगा इसमें। फिर नेक्स्ट वाक्य है, दो वीरों में युद्ध होता है। दो वीरों में युद्ध होता है। तो अब यहाँ पर भी हम फिर से देखते हैं कि इसमें ये वाक्य कौन से समय का है? तो ये प्रेजेंट टाइम का वाक्य है, इसीलिए इसकी जो होना है क्रिया है वो प्रेजेंट टाइम की बनेगी, ठीक है। कर्ता कौन है? दो वीर। तो जो कर्ता है वो उसका वचन क्या हो गया? द्विवचन, क्योंकि दो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब कारक कौन सा हो गया? मैं, मतलब सप्तमी विभक्ति हो गया। तो दो वीरों में युद्ध होता है, तो सिंपल वाक्य बन जाएगा। वीर को जो विभक्ति बनेगी वो सप्तमी विभक्ति का द्विवचन बनेगा, तो क्या बना? वीर्यो। युद्ध का युद्धम आ जाएगा, कर्मकारक एक वचन। और होना हो को भवती बोलते हैं। भवती क्यों आया? क्योंकि तीता अंति से लट लकार का जो वाक्य बनेगा वो बनेगा। लट लकार का जो क्रिया है भू धातु से होना जिसको बोलते हैं, वहाँ से भवती बना तीता अंति से। तो वीर्यो युद्धम भवती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर नेक्स्ट है, योद्धा के हाथ में तलवार है। योद्धा के हाथ में, ये मैंने ज़्यादातर जो वाक्य लिए हैं वो उसमें वचन का भी आपको ध्यान रखने के लिए एक दो वाक्य मैंने डाले हैं। योद्धा के हाथ में तलवार है, तो ये वाला वाक्य में भी सबसे पहले हम देखेंगे लकार, तो ये प्रेजेंट टाइम का वाक्य है मतलब सिंपल अस्ति आएगा, क्योंकि और कोई क्रिया नहीं है। योद्धा इसका कारक करता है। फिर इसका कारक चिन्ह क्या है? के। तो का, के, की किस में आता है? षष्ठी विभक्ति में आता है। और भी किसी में आता है क्या? नहीं आता है। तो षष्ठी विभक्ति का लग गया। किस में षष्ठी विभक्ति लगेगी? योद्धा में लगेगी। तो योद्धा का षष्ठी विभक्ति बना योद्धस्य। फिर नेक्स्ट है, दो शब्द बचे, हाथ में और तलवार। हाथ में और तलवार, तो मैं जो दूसरा कारक है इसमें दो कारक का प्रयोग किया गया है, एक के और एक मैं। तो योद्धा के पीछे के था तो इसीलिए योद्धा में षष्ठी विभक्ति लग गया। मैं जो है वो हाथ के पीछे है, तो मैं जो है वो सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी विभक्ति का इसमें प्रयोग हो गया। हाथ को हिंदी में पाणी बोलते, संस्कृत में पाणी बोलते हैं, ठीक है। तो पाणो हो गया। तलवार है, खड़को अस्ति। तलवार को संस्कृत में खड़क बोलते हैं और ये अस्ति। यहाँ पर भी संधि का प्रयोग है। मैंने इसके पहले वाले वाक्य में भी पहले भी कारक में एक वाक्य बनाया था जिसमें मैंने संधि का प्रयोग किया था। तो खड़का, ये पूर्व रूप संधि, यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो खड़का अस्ति करके ये बनता है, ठीक है। तो योद्धस्य पाणो खड़को अस्ति, ये आपको सही करने के लिए भी आ जाए तो आप बना सकते हैं। फिर भंवरे फूलों की गंध चुराते हैं। भंवरे फूलों की गंध चुराते हैं। अब इसमें जो वाक्य है वो प्रेजेंट टाइम का वाक्य है। क्रिया क्या है? चुराना। सब्जेक्ट क्या है? भंवरे। किसकी गंध चुरा रहे हैं? फूलों की। तो ये कर्म हो गया। तो सिंपल वाक्य बनेगा, भंवरे भ्रमरः फूलों की कुसुमानाम बहुवचन गंधम चुराते हैं, ठीक है। तो ये आपका का, के, की वजह से फूलों का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बनेगा कुसुमानाम। भ्रमरः कुसुमानाम गंधम हरंती। चुराने को बोलते हैं हरना, तो हर धातु से ये बना हरंती। नेक्स्ट सीक्वेंस वही रहेगा चीज़ों को करने का। तालाब में कमल पैदा होते हैं। तालाब में कमल पैदा होते हैं। अब यहाँ पर जो वाक्य है वो भी प्रेजेंट टाइम का है। कारक में मैं है, सप्तमी विभक्ति है। तालाब संस्कृत में तड़ाग बोलते हैं, एक वचन है, तो तड़ागे सप्तमी विभक्ति एक वचन। कमल पैदा होते हैं, तो कमल एक कमल तो नहीं हो रहे हैं, होते लिखा हुआ है, बहुत सारे कमल हो रहे हैं, तो बहुवचन आ गया कमलानी। फलम फले फलानी के जैसे ही कमलानी। पैदा होते हैं को बोलते हैं उद्भवती। अब भंती क्यों आया? तीता अंति से बना। उद्भवती होता यदि एक कमल होता, बहुत सारे कमल है तो क्या बनेगा? उद्भवंती। तो तड़ागे कमलानी उद्भवंती, ठीक है। ये इस टाइप की जब पैदा होते हैं, निकलते हैं, जैसे निस्सरती हमने गंगा वाला पढ़ा था। ये कुछ चीज़ों को दिमाग में अच्छे से
रख लीजिएगा अगर आप बाई लॉजिक याद नहीं रख सकते हैं तो। नेक्स्ट है मैं हाथियों को देखती हूँ, मैं हाथियों को देखती हूँ। ये भी प्रेजेंट टाइम का वाक्य है, इसमें करता है मैं, उत्तम पुरुष, एक वचन अहम। देखने को बोलते हैं पश्य या दृश्य धातु, तो उत्तम पुरुष एक वचन के लिए जो क्रिया लगेगी वो भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी, तो पश्यामी लग गया। मी वह मा, तीता अंति सीधा था, मी वह मह, तो मी आ गया। किसको देख रहे हैं तो कर्म कारक हो गया। हाथियों को देख रहे हैं तो जो बहुवचन हो गया तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बन जाएगा, हाथियों को गजा नाम। ठीक, तो इस तरीके से उसके रूप बनते हैं। नेक्स्ट है मैं बगीचे से वापस आता हूँ, मैं बगीचे से वापस आता हूँ। अब इसमें वापस आने की बात हो रही है, आने की बात हो रही है। मैं करता है तो अहम वही, से आ गया। कहाँ से वापस आ रहे हैं, बगीचे से, तो पंचमी विभक्ति हो गई क्योंकि दूरी का वर्णन हो गया। बगीचे को संस्कृत में बोलते हैं उद्यान, तो उद्यानात राम के जैसे चलेंगे, फल के जैसे कैसे भी मान लीजिए, क्योंकि तृतीय विभक्ति से नपुंसकलिंग के जो रूप हैं वो पुल्लिंग के जैसे ही चलते हैं। वापस आता हूँ, तो वापस के लिए बोलते हैं प्रति। यदि आने को बोलते हैं आगच्छ, जाने को बोलते हैं गच्छ, आने को बोलते हैं आगच्छ, और वापस आने में यदि हम आगच्छ में प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो वो प्रत्यागच्छ बन जाता है, जिसका मतलब होता है वापस रिटर्न। ठीक, तो अहम उद्यानात् प्रत्यागच्छामि। ये सभी जो हमने ये शब्द बनाए हैं आपको उद्भवंती सब, ये इसलिए ही बनाए हैं कि जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं। सिंपल में आना जाना गच्छामि ये सब तो इजीली बन जाते हैं, पर जहाँ पर प्रत्यागच्छामि लिखा हुआ, उद्भवंती लिखा हुआ, निस्सरति लिखा हुआ, वहाँ कैसे समझना है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाथी पहाड़ पर से गिर पड़ा। हाथी पहाड़, इसमें क्या करना है आपको, ये वाक्य जिसमें गिर पड़ा, मतलब कि ये किसका वाक्य हो गया, ये पास्ट टेंस का वाक्य हो गया आपके लिए। इस पास्ट टेंस के वाक्य को बनाने के लिए आपको फिर अब कौन सा लकार लगेगा, यहाँ पर लंग लकार लगेगा। ठीक है, गिरने को क्या बोलते हैं, पतत। पतत को जब पास्ट टेंस में बनाएंगे आप तो क्या बनेगा, आपतत। किसका आपतत हो गया, ये लंग लकार का रूप बनाइए। किसके लिए, गजह के लिए। तो गज, हाथी को संस्कृत में गजह बोलते हैं। ये अन्य पुरुष के लिए चलेगा। ठीक है, तो अन्य पुरुष का एक वचन का रूप बनाइए क्रिया का। पहाड़ पर से, पहाड़ पर से, तो यहाँ पर और से दोनों लगे हुए हैं, तो क्या हम इसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे या से के लिए पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो ये यहाँ पर दो कारक एक साथ लिख दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आपको सिंपल सोचना है कि अगर कोई व्यक्ति गिरेगा तो उस पर पहले होगा, वहाँ से नीचे गिरेगा। वहाँ से नीचे गिरने के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज होना है। ऊपर से नीचे गिर रहा है मतलब कि वहाँ अपादान कारक लगेगा पंचमी, भले वहाँ पर लिखा है। ये आप जब नॉर्मल वाक्य सोचेंगे कि इसका नॉर्मल वाक्य क्या है, हाथी पहाड़ पर था, वहाँ से गिर गया नीचे, तो जब नीचे गिरने की क्रिया हो रही है तो उसमें पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा वहाँ पर। तो गजाह पर्वतात् अपतत्, बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज होना है ऐसे वाक्य में। सूर्य से संसार को सुख मिलता है, तो सूर्य से संसार को सुख मिलता है, तो पहले तो ये उसका अफर्मेटिव वाक्य हो गया। से और को, ये दो चीज़ हमको मिल गई कारक के रूप में। तो सूर्य से, तो ये यहाँ पर जब सुख की बात आती है तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने इसमें पहले आदर प्रेम सुख की जब बात आती है तो यहाँ पर संसार को ये कर्म कारक हो गया। तो संसार को सुख मिलता है किससे, सूर्य से। तो सूर्य का जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा रवेः सुखम अधिगच्छति लोकः। लोकः मतलब कि संसार, अधिगच्छति मतलब मिलता है, सुखम रवि। ये थोड़े से कठिन वाक्य हैं लेकिन आप यदि इनको समझेंगे, समझ के करेंगे तो बन जाएगा। सूर्य से मतलब रवि, संसार को मतलब लोक, लोकः, सुख सुखम मिलता है, अधिगच्छति। सुख जो है वो नॉर्मल है, उसमें कुछ वो रूप का उसका नहीं है। इसमें लोकः जो है इसका जो रूप है वो बन गया है यहाँ पर। अधिगच्छति, मिलना को बोलते हैं अधिगच्छति, या आना, सुख आना, किसी चीज़ का आपके पास कोई चीज़ आएगी उसको आप बोलेंगे अधिगच्छति। ठीक है, इस तरीके से ये हमने छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, इनको बनाने की कोशिश करिएगा, आपको आसानी से रूल्स लगाना आ जाएगा। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसका एक नेक्स्ट सेकंड पार्ट बना रहे हैं जिसमें आपको आगे के जो और वाक्य हैं उनको भी हम इसी में प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इन चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।